हेलो एवरीवन, G2 फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। थोड़ा सा उस बात को हम लोग रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक चार्ज है माइनस का क्यू और इससे कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज है प्लस के क्यू। डन। इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इस पॉइंट का जो दूरी है इसके सेंटर से कितना दिया गया था r। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाले थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आया था और ये कितना आया था 2 टाइम्स k टाइम्स p टाइम्स r बटे r के स्क्वायर माइनस l के स्क्वायर और सभी का पावर 2। ऐसा बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके स्पेशल केस में ये देखे थे कि जब r का मान बहुत बड़ा हो जाए किससे l के मान से, तो इस केस में l के मान हम लोग क्या लेते हैं 0। और अगेन यहाँ से स्पेशल केस में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आया था 2 टाइम्स k टाइम्स p और बटे r के पावर 3। ये दो फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। देन इस बात को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कुछ आइडियाज होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन का, या इसी को कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डाइपोल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इक्वेटोरियल लाइन ना पूछ करके इसी बात को बोल दिया जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो कितना बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। डन। तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार सजेस्ट किया जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंतर्गत इंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डाइपोल क्या होता है बता दिया गया है। आप वहां से उस बात को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट किए हैं तो इस टॉपिक का थोड़ा सा नॉलेज हमें यहाँ भी होना जरूरी है। डन। तो इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपको बाधा ना हो, दिक्कत ना हो, इस बात के लिए यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर दिया जा रहा है। जैसे यहीं पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक डाइपोल दे दिया गया। इस डाइपोल के यहाँ से आप मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से एक आर्क ऊपर कट लीजिए और बी से इस आर्क को यहाँ से कट लीजिए। सेम उसी प्रकार से एक आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क यहाँ से, और जो इसका पॉइंट है इसको एक लाइन के माध्यम से मिला दीजिए। ये जो आपको लाइन मिलेगा इसी लाइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जरा सा सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। बस सिंपल बात है कि वैसा लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन। वैसा लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन के कहीं भी, अब यहाँ पे हो सकता है कोई भी एक पॉइंट P है, चाहे Q है, चाहे जो भी है, मान लीजिए कि एक पॉइंट A है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अच्छा, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसका है? तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बातें क्लियर है? आज हमें यही निकालना है कि कोई भी आपके पास में एक डाइपोल दे दिया गया है तो इस डाइपोल के कारण इस ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। अपना टॉपिक आज का ये है। ओके, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है? कई बार इससे न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उससे भी इसी बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड वाले को डायरेक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? और कई बार से भी इसी बोर्ड वाले से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट टॉपिक से। क्लियर है? या तो टॉपिक से क्वेश्चन होंगे सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए, और नहीं तो इसी टॉपिक से बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स होगा। लास्ट का जो फॉर्मूला होगा आप केवल उसे याद रखेंगे तो वहां से भी आपका काम बन सकता है। क्लियर है? इस बात को हम लोग देखते हैं आगे। ओके डन। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, on equatorial line
ऑफ द डाइपोल। कोई भी आपके पास में एक डाइपोल दे दिया गया है, उस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पे चार्ज प्लस क्यू और पॉइंट बी पर चार्ज माइनस क्यू, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर O है, तो जितना प्लस क्यू का दूरी होगा O से उतना ही माइनस क्यू का दूरी होगा O से। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A लंबाई N है तो A भी लंबाई क्या होगा N होगा, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R दूरी पर कोई भी एक पॉइंट N उपस्थित है, और इसी पॉइंट N पर आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R दूरी पर उपस्थित है पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बनने का रीजन क्या होता है, तो चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज है, एक चार्ज प्लस का और दूसरा चार्ज माइनस का। प्लस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है और माइनस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। तो यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और इसका नाम हम लोग देते हैं, इस पॉइंट E पर चार्ज प्लस क्यू का है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EA। अगेन माइनस क्यू के कारण बनेगा पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, चार्ज के अंदर की तरफ, और इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, EB। बातें क्लियर है। पॉइंट N पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन पा रहे हैं, एक EA और एक EB। चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA, चार्ज माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EB। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इस AB के पैरेलल यानी AB डाइपोल के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। देन इस पॉइंट N के लिए ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करें, बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल का, NOA NOB। यहां से देखा जाए तो R दोनों में यानी कि NO NO, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी कॉमन। A एंगल 90 डिग्री तो A भी एंगल 90 डिग्री, A साइड L A साइड L, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। और यदि ऐसा बात है तो मान लेते हैं A एंगल थीटा है तो A अल्टरनेट एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। और यदि A एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से A एंगल भी क्या होगा, थीटा। और यदि A एंगल थीटा है तो A भी एंगल क्या होगा, थीटा। देन अब हम लोग बात करते हैं AN और NB दूरी का, तो जो AN दूरी होगा सो ही NB दूरी होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल NAO से, तो A परपेंडिकुलर, बेस और A हाइपोटेनस। तो यहां से AN बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। एक इसके बराबर होगा तो R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर, और इस सभी किसके अंतर्गत, रूट के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार से आप BN का मान भी निकाल सकते हैं, लंबाई भी निकाल सकते हैं, और ये भी किसके बराबर होगा, R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर, और ये सभी किसके अंतर्गत, रूट अंडर के अंतर्गत। बातें क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इस बात को आगे प्रोसीड करने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और कहां पे निकालना है, पॉइंट A। देन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां ऑलरेडी मौजूद है, एक है EA और एक है EB। लेकिन हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो EA है और EB है प्लेन में लाई कर रहा है, किसी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे,
इस ई और ईबी को सबसे पहले एक्सिस पे लाएं। क्लियर है? अच्छा, ये जो एक्सिस पे लाने का बात हो रही है, ये बात ऑलरेडी हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत स्टडी कर चुके हैं। कहां पे पढ़े हैं? तो कंपोनेंट्स लॉ ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत कर चुके हैं। कैसे किए थे इस बात को जरा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एक एक्स वाई प्लेन ऐसा कुछ दे दिया गया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहां से थीटा एंगल पे कोई भी आपके पास में एक वेक्टर ए है। डन? तो इस वेक्टर ए का दो कंपोनेंट, एक होगा ए cos थीटा और एक होगा ए sin थीटा। क्लियर है? जिस तरफ ए थीटा होता है उस तरफ cos कंपोनेंट्स, और जिस तरफ ए थीटा नहीं होता है उस तरफ sin कंपोनेंट्स। मतलब अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो वेक्टर ए है दो पार्ट्स में बिखर गया, एक ए cos थीटा जो x एक्सिस के अलोंग इसे पुशअप करेगा, और एक ये ए sin थीटा जो y एक्सिस के अलोंग इसे पुशअप करेगा। बातें क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे तो इस प्लेन के अंतर्गत थीटा एंगल पे एक वेक्टर ये है जिसका दो कंपोनेंट होगा। थीटा इस तरफ है तो आप यहां से क्या लिखेंगे? ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक इसके बराबर ई ए sin थीटा के बराबर। डन? ठीक उसी प्रकार से यदि आप इस प्लेन के अंतर्गत देखेंगे ये 90 डिग्री, अगेन ये 90 डिग्री। यदि आप EB को देखेंगे तो EB cos थीटा और EB sin थीटा, तो यहां से देखा जाए तो एक कंपोनेंट है और एक इसके बराबर होगा EB cos थीटा के, और एक इधर की तरफ होगा और एक इसके बराबर होगा तो EB sin थीटा के बराबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस बात को जरा समझने का प्रयास करेंगे। इस प्लेन में देखा जाए तो EA cos थीटा, EA sin थीटा, ठीक उसी प्रकार से EB cos थीटा, EB sin थीटा। डन? अब हमारे पास में EA का कोई वजूद नहीं है, अब हमारे पास में EB का कोई वजूद नहीं है। बातें क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और कहां पे? पॉइंट N पे। डन? तो इस पॉइंट N पर देखा जाए तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x एक्सिस के राइट वार किधर? EA cos थीटा और EB cos थीटा। बातें क्लियर है क्या? अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ बात आपको थ्योरी में लिखना चाहिए, आप लोग तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं उस बात को जरा सा मैं बोल देता हूं, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा। पहला बात क्या क्या है इस फिगर के अंतर्गत उसका हम थोड़ा सा कंक्लूजन बोला गया। देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ चार्ज प्लस माइनस q, डाइपोल लेंथ 2l एंड डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू q टाइम्स 2l। आप लोग इस बात को लिखना चाहिए तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, हमारे पास में कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB दे दिया गया है, ऑफ चार्ज प्लस माइनस q, जिसका चार्ज कितना है? प्लस माइनस q है। डाइपोल लेंथ कितना है? तो 2 टाइम्स l है, एंड डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू q टाइम्स 2l। ये बातें क्लियर है क्या? इतना बात हमारे पास में ऑलरेडी थी। डन? हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? तो बोल दिया गया we have to find electric field intensity at point N। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है, E नेट का मान निकालना है, और कहां पे निकालना है? पॉइंट N एट डिस्टेंस R, जिसका दूरी कितना है? R, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। कहां से? तो इस डाइपोल के सेंटर O से, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और कहां पे? तो इसके इक्वेटोरियल लाइन। बातें क्लियर है? आप लोग चाहे तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। डन? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हट करके, और हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डन? तो इस पॉइंट A पर जो चार्ज है प्लस Q, इसके कारण इस पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन पा रहा है? EA। तो EA का मान बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहां बोल दिया जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point N due to charge plus Q is less।
इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? तो EA और इस EA का मान बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है? KQ/R²। यहाँ सिंपली लिख दिया जाएगा K चार्ज कितना Q/R²। R का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी और A दूरी कितना है AN और इसका होल स्क्वायर। आगे प्रोसीड कीजिएगा KQ और AN का मान आ चुका है और ये कितना है √R² L² और इन सभी का होल स्क्वायर। इसी बात को यदि आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो EA का मान आ जाएगा और ये किसके बराबर आएगा KQ/R² प्लस A² और इसे अपन लोग इक्वेशन नंबर मानते हैं 1। देन थोड़ा सा इस बात को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या है? ये भी निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। तो यहाँ लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट N ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज दैट। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? तो इसके लिए अगेन फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला सिंपल है। क्या फार्मूला है? तो KQ/R²। तो पुट करेंगे K आवेश कितना है Q/R। R का मतलब है यहां से यहां तक का दूरी। तो क्या पुट करेंगे BN²। इसी बात को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें तो KQ और BN का मान हमारे पास है ऑलरेडी और ये कितना है √R² L² और इन सभी का होल स्क्वायर। इसी बात को थोड़ा सा और आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो आप लोग पाएंगे KQ/R² प्लस A² और इसे हम लोग क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना बात यदि आपको क्लियर है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी फास्ट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके डन। अब हमारे पास में यहां से EA और EB का मान पता चल चुका है। डन। और यहां से हम लोग एक कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या कि जितना EA का मान है उतना ही EB का मान है। डन। जितना EA का मान उतना EB का मान। अब इस पॉइंट इन पर ऑब्जर्व किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA sin थीटा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB sin थीटा नीचे की तरफ। बात कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है N। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ। डन। लेकिन अभी यदि हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि जितना EA का मैग्नीट्यूड है उतना ही EB का मैग्नीट्यूड है। डन। ऊपर भी sin थीटा है और नीचे भी क्या है sin थीटा है। अब सेम पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर लग रहा है। इसलिए इसके कारण इस पॉइंट पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बन पाएगा। क्यों? ताकि जितना ऊपर है उतना नीचे है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर डालेगा। क्लियर है? इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे? इस बात को लिखेंगे कि फ्रॉम equations first and second we conclude that EA sin theta is equal to EB sin theta. Therefore they will cancel each other. They will cancel each other because it's having same magnitudes but opposite in direction. क्या करेगा? यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट समीकरण 1 और 2 से हम लोग कंक्लूड किए कि
ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा के बराबर है, इसलिए दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, बिकॉज इट्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा को देन अब यहां से आपके पास में इस पॉइंट एन पर मात्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड करने वाले कौन कौन है, ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा। देन तो यहां से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, जिधर में ई ए cos थीटा उधर में ई बी cos थीटा। देन तो मतलब क्या है कि इसके बीच का जो थीटा है, एंगल है, वो क्या है, 0 डिग्री है, और यदि ऐसा है तो सिंपली दोनों का क्या करेंगे, समेशन। देन ताकि हम लोग जानते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है, तो वहां हम लोग किसका अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। क्लियर है, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार इन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर समेशन, और यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है। बातें क्लियर है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक हो गया होगा, ओके डन। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point n due to the dipole AB is dash। अब इस डाइपोल AB के कारण इस पॉइंट n पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो सिंपल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए cos थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी cos थीटा। सिंपल बात, अभी हम लोग देखे हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी होता है। अभी देखें इक्वेशन 1 और 2 से, तो मान लेते हैं कि दोनों किसके बराबर है, ई ए बराबर है, और इन सभी का मान कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो बात लिखा गया है कहां से लिखा गया है, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप लोग देखेंगे तो यही पाएंगे कि ई ए और ई बी का मान क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसी बात को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड किया जाए तो लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई ए को भी आप क्या लिख सकते हैं, ई cos थीटा प्लस इसे भी क्या लिख सकते हैं, ई साइन नहीं cos थीटा, ई cos थीटा। देन ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ई cos थीटा। थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे, 2 टाइम्स ई का मान यहां से पुट करेंगे और क्या लिखिएगा, के क्यू बटे आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। नहीं, अब cos थीटा, तो cos थीटा आप यहां से देख सकते हैं, आप इस ट्रायंगल से देखें, इस ट्रायंगल से देखें, दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों से मान सेम आएगा। cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस इज L और हाइपोटेनस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से लिखा जा सकता है cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर L बटे रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस एल के स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी फास्ट। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि हो गया होगा, ओके डन, मिटा देता हूं। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड किया जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान यहां से आ जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आएगा, तो कितना यहां से जो हमारे पास में इक्वेशन आया था वो आया था
KQ बटे R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर, और यहां से था L बटे 2 टाइम्स ओके देन। अब यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आसानी से निकाला जा सकता है, और कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास आ चुका है 2 टाइम्स K टाइम्स Q टाइम्स और L बटे R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर, और इन सभी को लिख सकते हैं R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर। जब रूट को हटाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, हाफ। थोड़ा सा इस बात को आगे प्रोसीड किया जाए तो लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है, K इंटू Q इंटू 2L को एक साथ लिख दी, डिवाइडेड बाई R के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर। इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, दोनों का बेस सेम है, इसलिए इसके पावर का हो जाएगा एडिशन, और ऐड करेंगे तो कितना होगा 3/2। मतलब इसी बात को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड किया जाए तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K रहने दिया जाए, Q इंटू 12 किसके बराबर, P के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, तो एक KP बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन सभी का पावर क्या होगा 3/2। तो ये आपका मेन इक्वेशन आता है, और इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसी बात को आप लोग याद करेंगे हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को एकदम याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूटिलाइज हो। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्पेशल केस का, स्पेशल केसेस, और स्पेशल केस में भी हम लोग बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट का। तो केस फर्स्ट में मान लेते हैं या लिखते हैं, फॉर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, और स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए R का मान काफी बड़ा होता है L से, और इस केस में L के मान को क्या पुट करते हैं 0, और यदि आप L के मान को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकलेगा, और एक इसके बराबर आएगा। तो फॉर्मूला तो अपने पास है जी, KP बटे R के स्क्वायर, L का मान 0 के स्क्वायर, और इन सभी का पावर 3/2। और यदि इस बात को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और क्या लिखिएगा KP बटे 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा R के पावर 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या आएगा KP बटे RQ, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये बात क्लियर है? यदि इतना बात क्लियर है तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट, आई थिंक ये हो गया होगा। ओके, अब हम लोग इस बात को मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अब हम लोग बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का। डन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट N पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन पाएगा उसका डायरेक्शन कुछ राइट वार्ड होगा, है ना। अच्छा, क्यों होगा राइट वार्ड, इस बात को हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट N पर EA sin थीटा ऊपर की तरफ, EB sin थीटा नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इससे हमें कुछ लेना देना है। अब हम लोग बात करते हैं EA cos थीटा और EB cos थीटा का, ताकि इसी के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन पा रहा है। डन। लेकिन इस पॉइंट N पे देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन किधर है, राइट वार्ड। इसलिए अल्टीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी किधर होगा, लेफ्ट और राइट। डन। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का। डन। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंतर्गत हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा और हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, लेकिन अलोंग द सेंटर्स ऑफ द चार्ज। डन। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा वो किधर बनेगा,
लेफ्ट और राइट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बी से किधर बनेगा, ए की तरफ। बातें क्लियर है? आप यहाँ से साफ साफ बातों को कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट वन है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट वन है। तो आप सिंपली यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस केस में, तो इक्वेटोरियल लाइन के केस में जो होगा वो एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल करने का अर्थ है कि ये पैरेलल नहीं होगा किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस बात को जरा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एकदम एक दूसरे के। बात करें क्या, आई थिंक यहाँ पे ये आपका टॉपिक ओवर होता है और आगे हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले ले, फिर हम लोग आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे। बी फास्ट, आई थिंक हो गया होगा। ओके देखो, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल का बात करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बोला गया है देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charge plus minus 20 microcoulomb and it is separated by a distance 1 centimeter. Calculate electric field intensity at a point on equatorial line, at a distance of 50 centimeter from the center of dipole, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और क्वेश्चन से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं। सबसे पहले उस बात को बोला गया देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस q। सबसे पहले बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज दे दिया गया, देन इसका डाइपोल लेंथ दे दिया गया, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। यहाँ पे डाइपोल लेंथ दे दिया गया, पूछा क्या गया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसके इक्वेटोरियल लाइन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और वो दिया गया है कि यहाँ से इसका मतलब r है, जो r है यानी कि इस पॉइंट n का दूरी पॉइंट O से कितना दे दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको हम फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सभी लोग जरा बोर्ड पर देख लेंगे इस बात को। बात कुछ ऐसा है कि आपके पास में एक डाइपोल दे दिया गया है इस प्रकार से और डाइपोल का चार्ज दिया गया है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं Q1 का मान है और ये कितना है 20 माइक्रोकूलम है ना। इसे कन्वर्ट करते हैं 20 × 10 के पावर -6 क्या कूलम। यहाँ Q2 का मान दे दिया गया है और ये भी कितना है 20 माइक्रोकूलम। इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है 20 × 10 के पावर -6 कूलम। तीसरी बात ये बोल दिया गया कि इसका कुछ डाइपोल सेंटर है और इस डाइपोल सेंटर से कितना दूरी पर, तो r दूरी पर, r का मान हम लोग लिखते हैं और ये कितना बोल दिया गया है 50 सेंटीमीटर। बाद में लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है ना। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। अब हम लोग क्या करते हैं, r का मान दे चुका है और r का मान कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 × 10 के पावर -2 मीटर है ना। दूसरी बात ये भी दिया गया है कि इसका जो ये 2l लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ना,
ये 12 दे दिया गया है और ये 12 कितना दे दिया गया है, तो ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, यहाँ से एल भी निकाला जा सकता है, और यदि हम एल का मान निकालना चाहें तो एल का मान होगा 0.5 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें साफ साफ क्लियर है, और क्या क्लियर है कि जो r का मान है काफी बड़ा है किसके अपेक्षा, l के अपेक्षा, इसलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, l के मान को 0 पुट करेंगे। क्लियर है? स्पेशल केस अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसके स्पेशल केस से क्वेश्चन है, ताकि जो ये देखिए ना, यहाँ से इसका मात्र लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब r के अपेक्षा इस l का मान एकदम निगलिजिबल। क्लियर है? इसलिए l का मान हम लोग क्या पुट करेंगे 0। अब तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो नीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम लोग पढ़े हैं, और इसके बराबर होता है तो Kp/r के पावर q। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे p, और p इक्वल टू होता है q × 2l, है ना। q का मान यहाँ से पुट कीजिए, और ये कितना दे दिया गया है 20 × 10⁻⁻6, है ना। और 2l का लंबाई यहाँ से आप पुट कीजिए, तो बोल सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए 20 × 10⁻⁻6 -2 -8, और ये क्या हो गया कूलम मीटर। बात करिए, अब हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ई नेट का मान यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, और ई नेट इज इक्वल टू के का मान कितना 9 × 10⁻9, पी का मान कितना, तो 20 × 10⁻ कितना -8, है ना, बटे आर की, तो r का मान यहाँ दे दिया गया है, और ये कितना है 50 × 10⁻⁻2, और इन सभी का पावर q। यहाँ से गुना भागा करेंगे, और यहाँ से आपका आंसर। ओके, थैंक यू, बाय। आज के लिए इतना ही क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगेन, और वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी आपके पास में एक डाइपोल दे दिया गया है, तो उस डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सियल हो तब, चाहे इक्वेटोरियल हो तब, चाहे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही है। कीप ऑन स्टडी। ओके, थैंक यू, बाय।